हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास नौकरी.com का चौथा एपिसोड। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नौकरी.com एपिसोड नंबर 4। ज्योति की हालत ही ऐसी थी कि उसे देखकर विश्वमोहन के साथ साथ गुलशन भी अंदर तक दहल गया। जगह जगह से फटे कपड़े, चेहरे और जिस्म पर खरोंचों के असंख्य निशान और कमर से निचले वस्त्रों पर लगा खून अपनी दर्दनाक कहानी चीख चीख कर कह रहा था। उस सबको देखकर कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता था कि एक कली को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मसला है। ज्योति! विश्वमोहन हलक फाड़ कर चीख उठा और झपट कर उसे झंझोड़ता हुआ आतंकित स्वर में बोला, यह सब क्या है? तेरी यह हालत किसने की? गुलशन के होठों से चाहकर भी बोल न फूट सका था। अपने स्थान पर जड़वत खड़ा रह गया था वहां। मैं उसे नहीं जानती डैड। ज्योति फफक फफक कर रो पड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा रखा था। लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है डैड। विद्या ने मुझसे धोखा किया। वह अगर मुझे उस सुनसान खंडहर में ना ले जाती तो। विद्या कौन है? ज्योति ने बता दिया। मुझे विद्या का पता चाहिए ज्योति। गुलशन के होठों से एकाएक गुर्राहट निकली। विश्वमोहन के साथ साथ ज्योति ने भी चौंक कर गुलशन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक तूफान अंगड़ाइयां ले रहा था। विश्वमोहन के अनुभवी निगाहों से वह तूफान छुप नहीं सका। नहीं गुलशन, वह जल्दी से कह उठा, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो तुझे नहीं करना चाहिए। मगर गुलशन ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। मुझे विद्या का पता बता ज्योति। उसने सर्द स्वर में अपना सवाल दोहराया। मुझे उस कमीने का पता दे। उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि ज्योति इस बार खामोश न रह सकी। उसने गुलशन को विद्या का पता बता दिया। गुलशन ने होठों ही होठों में विद्या का पता दोहराया। फिर वह आंधी की तरह घर से बाहर निकल गया। विश्वमोहन चाहकर भी उस तूफान को रोक नहीं सका। आओ बरखुरदार आओ। अविनाश को अपने ऑफिस में दाखिल होता देखते ही अबोध कह उठा, तशरीफ रखो। मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आया इंस्पेक्टर। अविनाश का लहजा खाली स्लेट की मानिंद सपाट था। जैसी तुम्हारी मर्जी। अबोध का हाथ अपने अधगंजे सिर पर जा पहुंचा था। वह इत्मीनान से बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं यहाँ अपनी नीलिमा की लाश क्लेम करने आया हूँ। मेरा भी यही ख्याल था। क्या? वह जल्दी जल्दी अपना सिर सहलाता हुआ बोला, मिस जॉनी की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को अपने पास सजाकर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर भी अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी तशरीफ का टोकरा मेरे सामने वाली कुर्सी पर रख लेते तो मुझे खुशी होती। लगता है मुझसे कुछ कहना चाहते हो। कितने समझदार हो तुम। मेरे ख्याल से तुम नीलम के बारे में कुछ कहना चाहते हो। तुम तो आज हर मामले में फर्स्ट आ रहे हो मियाँ। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर राजेश सचान को गिरफ्तार करके अपनी कामयाबी की डींग हाँकना चाहते हो तो उसकी जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हो चुका है कि तुमने क्या तीर मारा है। जिंदगी में सब कुछ करना बरखुरदार, लेकिन एक काम कभी मत करना। अबोध अपने सिर पर चंपी सी करता हुआ बोला। वो क्या? इंस्पेक्टर अबोध की काबिलियत पर शक। ओह! अविनाश के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आए। आई एम सॉरी, मैंने आप जैसा ब्रिलियंट पुलिस वाला कभी नहीं देखा और इस ब्रिलियंट पुलिसिये को नहीं लगता कि मैंने राजेश सचान को गिरफ्तार करके कोई तीर मारा है। धन्यवाद, लेकिन तीर तो मैंने फिर भी मारा है। आप कौन से तीर की बात है ले बैठे? वह मिस जॉनी से ताल्लुक रखता है। नीलम से? तुम्हें शायद एहसास नहीं होगा बरखुरदार कि मिस जॉनी तुम्हें कितना चाहती थी। वह यकीनन तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी। यही तीर मारा है तुमने नीलम के बारे में? नहीं तो क्या तुम बता सकते हो कि इतना ज्यादा प्यार करने के बावजूद मिस जॉनी तुमसे शादी के लिए रजामंद क्यों नहीं थी? वह हर बार तुम्हारी इस ख्वाहिश को क्यों ठुकरा देती थी? और देखो बरखुरदार, यह मत कहने लगना कि ऐसा कुछ नहीं था। मिस जॉनी ने तुमसे शादी को कभी इनकार नहीं किया। मैं असल में बहुत कुछ जानने के बाद बहुत थोड़ा बोलता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर कि तुम्हारा मतलब क्या है। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? अविनाश ने व्यग्र भाव से पूछा। केवल यह फरमाना चाहता हूँ जनाबे आली कि मिस जॉनी तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही आशंकित थी। आशंकित थी? क्यों आशंकित थी?
अविनाश के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। क्या आशंका थी नीलम को मुझे लेकर? उसे शक था कि कोई है जिसे तुम्हारा सीधे रास्ते पर चलना मंजूर नहीं है। वह तुम्हें टेढ़े रास्ते पर धकेलना चाहता था। टेढ़े रास्ते से मतलब? जुर्म के रास्ते पर, तबाही के रास्ते पर, विनाश के रास्ते पर। यह तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? वही बंदा नवाज जो सच है। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? यह तो मिस जॉनी को भी पता नहीं लग सका था। लग जाता तो क्या वहां शांत बैठी रहती? सवाल ही नहीं उठता बरखुरदार। मिस जॉनी उसकी ऐसी खबर लेती कि उसकी रूह भी तौबा कर जाती। नीलम ने तो मुझ पर कभी यह जाहिर नहीं किया। बाकी सब कुछ क्या उसने तुम पर जाहिर कर दिया था? अबोध ने बगैर एक पल भी गंवाए कहा, नहीं जनाबे अली, नहीं। वह अपने जीते जी तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकती थी। उसका ख्याल था कि शादी के बाद वह शायद सब कुछ उस तरह नहीं कर सकेगी जैसे करती आई थी। इसीलिए वह शादी से पहले ही सब कुछ चौकस कर देना चाहती थी और इसीलिए तुम्हारे इतना जोर देने के बावजूद उसने शादी के लिए हामी नहीं भरी थी। लेकिन फिर लेकिन अबोध ने ठंडी सांस भरी। अफसोस कि लाख चाहने के बावजूद वह सब कुछ ठीक नहीं कर सकी, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं कर सकी। जिंदगी ने इतना मौका ही नहीं दिया कि वह कुछ ठीक कर पाती, तुम्हारे उस अज्ञात दुश्मन को खोज कर निकाल पाती। तुम्हारे इस दावे की वजह जान सकता हूं? क्यों नहीं, बताओ। मेरे दावे की वजह है निक्का राम। ये कौन हुआ? एक काबिल प्राइवेट डिटेक्टिव। मतलब? उसे मिस जॉनी ने एंगेज कर रखा था। किस काम के लिए? उस शख्स का पता लगाने के लिए जिसे तुम्हारा शराफत की जिंदगी जीना पसंद नहीं था, जो तुम्हें जुर्म की दुनिया में ढकेलने का ख्वाहिशमंद था, जो तुम्हारी बर्बादी का तलबगार था। तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? उसी प्राइवेट डिटेक्टिव से। और उस तक कैसे पहुंचे? रास्ता मिस जॉनी की चेकबुक से निकला। उसमें निक्का राम के नाम चेक कटा हुआ था। मैं उसके ऑफिस में जा धमका। मुझे देखते ही पट्टे के होश फाख्ता हो गए। उस वक्त तो उसके हाथों के ही नहीं बल्कि जो तोते उसने पिंजरे में कैद कर रखे थे वे भी उड़ गए जब मैंने फरमाया कि मैं वहां क्यों पधारा था। पट्टा तोते की तरह सब कुछ बोलता चला गया। मतलब यह जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वह तुम्हें प्राइवेट डिटेक्टिव निक्का राम ने बताया है? तुम्हारे बच्चे जिए। इंस्पेक्टर अबोध के हाथ की गति तेज हो गई थी। अगर हो तो। लेकिन मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर। नीलम को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अबोध ने इनकार में गर्दन हिलाई। क्या मतलब? अविनाश को पूछना पड़ा। एक बार फिर अबोध कहता चला गया, मिस जॉनी के बारे में उसकी जिंदगी में भले ही मैं ठीक ठीक कुछ भी नहीं जान पाया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिस जॉनी को कभी गलत फहमी नहीं हो सकती थी। ऊपर से उसको ज्योतिष का हैरत में डाल देने वाला ज्ञान था। जो बात वह अपनी फिजिकल कोशिश से नहीं जान पाती थी वह ज्योतिष से जान लेती थी। शायद तुम्हें याद होगा उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। उसने मुझसे भी साफ साफ कहा था कि उसका ज्योतिष कहता है कि उसकी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं लिखी, उसकी मौत गोली से लिखी है। अविनाश हकबकाकर इंस्पेक्टर अबोध को देखने लगा था। कबूल करो बरखुरदार। इंस्पेक्टर अबोध बोला, मिस जॉनी ने तुमसे यह बात कही थी या नहीं? हाँ, अविनाश ने स्वीकार किया। एक बार नीलम ने मुझसे यह कहा था पर मैंने उसकी बात सीरियस नहीं ली थी। केवल इतना ही नहीं, उसने तुमसे यह भी कहा था कि उसकी किस्मत में सुहागिन मरना नहीं लिखा, यानी कि वह कुंवारी ही मरने वाली थी। अब जरा यह भी कबूल करके दिखाओ। हाँ, अविनाश भावुक हो उठा। उसकी आवाज रुंध गई थी। यह भी सच है, वह जब भावुक होती थी तो अक्सर कहने लगती थी कि उसकी तमन्ना है कि वह सुहागिन मरना चाहती है। वह मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाकर मरना चाहती है, लेकिन उसकी पामिस्ट्री कह रही है कि उसके नसीब में सुहागिन मरना नहीं लिखा। और देख लो जनाब, कितना सही कहा था उसने। उसकी किस्मत में सचमुच सुहागिन मरना नहीं लिखा था और उसकी मौत भी गोली से हुई। 3 बार रोड एक्सीडेंट में मौत को धोखा देने वाली वह लड़की अंततः मरी तो गोली से ही मरी। कहने का मतलब यह जनाबे आली कि फिर कहता हूं कि मिस जॉनी को गलत फहमी नहीं थी। तो तुम यह कहना चाहते हो इंस्पेक्टर कि सचमुच कोई है जो मुझे जुर्म के रास्ते पर ढकेलना चाहता है? इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ बेहतर है। लेकिन वह आखिर कौन है? पूछते वक्त अविनाश की आवाज न चाहते हुए भी कांप गई। उसके मस्तिष्क पटल पर ज्योति के बलात्कार का दृश्य साकार हो उठा जिसे खुद उसने अपने हाथों से अंजाम दिया था। ये तो पता करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर अबोध बोला
और अपने सिर से हाथ हटाकर रुमाल से चश्मे को चमकाना शुरू कर दिया। और मैं पता करके रहूंगा, लेकिन बरखुरदार, क्या कहना चाहते हो? सच्चे प्रेमी हो तो मिस जानी की ख्वाहिश का मान रखना। मतलब? अबोध ने उसे बहुत गौर से देखा और फिर बोला, अविनाश से ही बने रहना, अविनाश से विनाश मत बन जाना। मेरा मतलब है, अगर अभी तक बने नहीं हो तो। क्या नहीं बना हूं मैं? अविनाश हकला उठा। विनाश? ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर। अविनाश अपने स्वर को संयत रखने का भरपूर प्रयास करता हुआ बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। आगे भी नहीं करना बेटे। उथल पुथल हर इंसान की जिंदगी में होती है, लेकिन जो हर हलचल को धैर्य के साथ पार कर जाए वही इंसान होता है और अंततः दुनिया के लिए मिसाल बनता है। अविनाश उससे पीछे छुड़ाने की गर्ज से बोला, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो फॉर्मेलिटी पूरी करो और नीलम की लाश। अविनाश का वाक्य अधूरा रह गया। भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ एकाएक अबोध के ऑफिस का दरवाजा खुला और फिर खुले दरवाजे से भूकंप की तरह गुलशन अंदर दाखिल होता नजर आया। अबोध के साथ साथ अविनाश भी चिहुक कर पलटा तो गुलशन के हाथ में मौजूद रिवाल्वर को उसने अपनी तरफ तना पाया। उसकी आग बरसाती आंखें अविनाश को ही घूर रही थी। अविनाश को जैसे सांप सूंघ गया। अपराध बोध से त्रस्त विद्या अपने घर पहुंची। घर सन्नाटे में डूबा पड़ा था। मम्मी पापा दोनों सर्विस करते थे और उस वक्त घर से बाहर होते थे। घर में केवल एक बुजुर्ग नौकर था, वह भी इन दिनों छुट्टी पर चल रहा था। विद्या को गोविंद पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। ज्योति को वीरान खंडहर में लाने की बात उसी ने उससे कही थी। शक तो उसे उसी समय हुआ था। उसने पूछा भी था कि वह ज्योति को उस खंडहर में लाने की बात क्यों कर रहा है। गोविंद ने उससे झूठ बोल दिया था। कहा था कि एक लड़का बहुत दिन से मन ही मन ज्योति से एक तरफा प्यार करता है। आज उसने उस खंडहर में ज्योति से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया है। विद्या ने तब भी कहा, मेरी सहेली के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। गोविंद ने हंसते हुए कहा था, कैसी बातें कर रही हो? प्यार करने वाले कभी कोई अनहोनी करते हैं क्या? गोविंद ने वादा किया था कि ज्योति के साथ वैसा कुछ नहीं होगा जैसा नहीं होना चाहिए। उस वादे पर भरोसा करके ही उसने ज्योति से उस खंडहर में पहुंचने के लिए कहा था। और ज्योति ही नहीं, वह खुद भी ठगी गई थी। अब उसे पता लग चुका था कि वहां ज्योति के साथ क्या हुआ था और इसी बात ने उसे बेहद आंदोलित और आशंकित कर रखा था। वह जानती थी कि ज्योति कोई मामूली लड़की नहीं है, वह एक भूतपूर्व एमपी की बेटी है। ज्योति के ही मुंह से उसने यह भी सुन रखा था कि उसका भाई बेहद खतरनाक है, उसका उठना बैठना क्रिमिनल किस्म के लड़कों के साथ है। यह सब याद करके विद्या को अपने अंजाम की फिक्र होने लगी थी। किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी उसे। इन्हीं सब विचारों में गुम वह खुद ही डरी हुई थी कि एकाएक वातावरण में कालवेल की कर्कश आवाज गूंजी। विद्या यूं चिहुक पड़ी जैसे सोते से जागी हो। आशंका और खौफ फन उठाकर उसे देखने लगे। कौन हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। इस वक्त कौन आ सकता था? कालवेल पुनः बजी। वह लपककर दरवाजे के नजदीक पहुंची। कौन है? हलक से सशंक स्वर निकला। दरवाजा खोलो विद्या। गोविंद की आवाज उसने साफ पहचानी थी। मैं हूं गोविंद। विद्या के चेहरे के भाव बदले। खौफ के भाव काफुर, मगर नागवारी और घृणा के भाव काबिज। गोविंद से तो वह भी बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी उससे कि वह उससे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सका, कैसे एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक करा सका। सो आगे बढ़ी और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। धड़ाक! अप्रत्याशित तरीके से उसके चेहरे से एक प्रचंड घूंसा टकराया। आंखों के आगे तारे नाच उठे। न वह अपने मुंह से निकलने वाली जबरदस्त चीख को रोक सकी, न ही खुद को हवा में उछलकर दूर जा गिरने से। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि किसी को गोरिल्ले की तरह खुद पर झपटते महसूस किया। और यह समझ में आते ही तो उसके होश फाख्ता हो गए कि झपटने वाला गुलशन था। वह गुलशन जो इस वक्त आग का गोला बना हुआ था। वह गुलशन जिसने झपटकर अपने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ा था। और वह गुलशन जिसने उसके मुकम्मल जिस्म को घसीटकर न केवल उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, बल्कि जिसने कहर भरे लहजे में उससे कहा था, क्यों किया तूने ऐसा? जवाब दे जलील लड़की, क्यों किया तूने ऐसा? ज्योति तो तेरी सहेली थी, फास्ट फ्रेंड थी तेरी, फिर तूने उसके साथ यह जलील हरकत क्यों की? मैं विद्या थरथर कांपती हुई बोली, मैंने खुद धोखा खाया है। मेरा यकीन करो, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है।
किसने दिया धोखा? गोविंद ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने। तेरे बॉयफ्रेंड की ज्योति से क्या दुश्मनी थी? गोविंद की नहीं, ज्योति से अविनाश की दुश्मनी थी। अविनाश? गुलशन उछल पड़ा। हाँ, गोविंद और अविनाश अच्छे दोस्त हैं। गोविंद ने जो कुछ भी किया अविनाश के कहने पर किया। अविनाश? गुलशन ने दांत किटकिटाए। कहाँ मिलेगा मुझे यह हरामजादा अविनाश? मुझे नहीं पता। मैं तो यह भी नहीं बता सकती कि इस वक्त गोविंद कहाँ मिलेगा। मेरे साथ भी ज्योति से कम बुरा नहीं हुआ। सच कह रही है तू? झूठ तो नहीं बोल रही? मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोलने का अंजाम जानती है? हाँ, जी चाहता है तेरा उससे कहीं ज्यादा बुरा हासिल कर डालूं जो उस हरामजादे अविनाश ने मेरी बहन का किया है। विद्या सिर से पांव तक कांप गई। भन्नाए हुए गुलशन ने उसे पीछे ढकेला। एक बार फिर वह चीख के साथ फर्श पर जा गिरी। गुलशन मुड़ा और अपने पीछे हाँपती कांपती विद्या को छोड़कर वहां से चला गया। अब उसका अगला निशाना अविनाश था। अविनाश और अबोध स्प्रिंग लगे खिलौनों की मानंद उछलकर खड़े हो गए थे। चारों आंखें एक ही स्थान पर स्थिर थी। खबरदार! अविनाश पर रिवाल्वर ताने गुलशन बहुत ही भयंकर लहजे में कड़क कर बोला था। खबरदार! दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। दोनों को एक बार फिर मानो सांप सूंघ गया। तेरे हौसले की दाद देनी पड़ेगी अविनाश। गुलशन अविनाश से मुखातिब हुआ था। यह जानते बूझते भी तूने ज्योति के साथ वह सब किया कि वह मेरी बहन है और उसके साथ दरिंदगी करने वाले को मैं ऐसे अंजाम तक पहुंचा सकता हूं कि देखने वालों का कलेजा चाक चाक हो जाए। फिर भी तूने इतनी बड़ी जुर्रत की। अब देख। अरे जजमान! एकाएक अबोध गुलशन की बात बीच में काटता हुआ बेसब्रेपन से बोला। क्या हिमाकत कर डाली इसने? जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे तो यह शराफत का पुतला नजर आता है। अविनाश विचलित हो उठा। कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर, गुलशन भभकते स्वर में कहता चला गया। गुलशन के बाजू इतने कमजोर नहीं है जो अपना इंसाफ करने के लिए उसे किसी खाकी वर्दी वाले की जरूरत पड़े। इसने जो किया वह तो इसके अलावा और किसी ने नहीं देखा। लेकिन कहने के साथ ही उसकी पकड़ रिवाल्वर पर सख्त हो गई। एक एक शब्द चबाता हुआ बोला वह, इसके साथ जो होगा उसे सारी दुनिया देखेगी। किसी किस्म की बेवकूफी मत करना बंधु। बुरी तरह आशंकित अबोध जल्दी से कह उठा। यह तुम्हारी चौपाल नहीं, पुलिस स्टेशन है। एक बेवकूफी तो तुम पहले ही से कर रहे हो। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में घुसकर एक आदमी पर रिवाल्वर ताने खड़े हो, वह भी इंस्पेक्टर अबोध के सामने। मैं फिर कहता हूं, कान खोल कर सुनो। दूसरी बेवकूफी मत करना। गोली मत चलाना, वरना। वरना? गुलशन ने दांत किटकिटाए। वरना क्या करेगा तू? समझ जाओ बिरादर, बुजुर्गों की बातों में बड़ा दम होता है। नहीं समझे तो नुकसान तुम्हारा भी होगा, तुम्हारे बाप का भी। मेरे सिर पर इस वक्त खून सवार है इंस्पेक्टर। मैं कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं हूं। इसीलिए तो समझा रहा हूं बच्चे। बको मत। तुम बीच में दखलंदाज होना बंद करो। मेरी तुमसे कोई अदावत नहीं है। मेरी अदावत उसने सूले बरसाती निगाहों से अविनाश को देखा, इस हरामजादे अविनाश से है और मैं इसका नामो निशान मिटाने यहाँ आया हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर। भूल कर भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। उस कोशिश में अगर तुम्हें भी कोई नुकसान हो जाए तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं इसका कवच बनने वाले हर शख्स को उड़ा दूंगा। उसकी अंगुली ट्रिगर पर कसी। रुको! अबोध आंदोलित भाव से बोला। मैं कहता हूं रुक जाओ गुलशन। अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया है तो कानून इसे। मगर गुलशन ने गलत नहीं कहा था। वह सचमुच कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। धाएं! उसने ट्रिगर दबा दिया। दहकता शोला अविनाश के बाएं कंधे को चीरता चला गया। उसके हलक से दर्दनाक चीख निकली और अगले पल जैसे कयामत आ गई। जख्मी होने के बावजूद अविनाश बाज की तरह अबोध के सर्विस रिवाल्वर पर झपटा। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत पर अबोध हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अविनाश ने गुलशन का निशाना लेकर रिवाल्वर का दाहना खोल दिया। धाएं धाएं धाएं! गोलियों के धमाकों से वातावरण दहल उठा। तीनों गोलियां गुलशन के जिस्म को चीरती चली गईं। हलक से एक तेज डकार निकली। पीड़ा और अविश्वास की ज्यादती के कारण उसकी आंखें फट पड़ी। हाथ से रिवाल्वर फिसल गया। वह लिमिट से ज्यादा पी गए शराबी की मानंद लहराया और फिर धड़ाम से चारों खाने चित्त फर्श पर जा गिरा। कुछ देर तक उसका जिस्म गर्म रेत पर पड़ी मछली की मानंद तड़पता रहा, फिर स्थिर हो गया। प्राण पखेरु उड़ चुके थे।
अबोध हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। जो कुछ हुआ पलक झपकते ही हो गया था। कुछ भी तो करने का मौका नहीं मिल सका उसे। जिस वक्त विश्वमोहन चंद्रप्रकाश के घर पहुंचा उस वक्त उसका चेहरा स्लेट की तरह सपाट और भावहीन था। इजी चेयर पर झूलता चंद्रप्रकाश सिगरेट फूंक रहा था। आओ मोहन प्यारे आओ। विश्वमोहन को देखते ही वह इजी चेयर से खड़ा होता हुआ बोला, तो अंततः तुम यहां आ ही गए। तू माना नहीं चंदर। विश्वमोहन के होठों से सर्द अल्फाज निकले थे। तूने खून का खेल शुरू कर ही दिया। देख लो। चंद्रप्रकाश ने अपना सीना चौड़ाया था। और क्या खूब शुरू किया है। वैसे तेरे बेटे की मौत का मुझे सख्त अफसोस है। यह ड्रामेबाजी बंद कर चंदर। अगर यह ड्रामेबाजी है तो फिर वहां क्या थी जो 22 साल पहले मेरे साथ खेली गई थी। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तुझे क्या लगता था मोहन कि मैं वहां सब भूल जाऊंगा, इतनी जलालत को यूं ही पी जाऊंगा, मेरे अंदर कोई आग नहीं भड़केगी। नहीं मोहन नहीं। वे इंसान तो काट के ही हो सकते हैं जिनके अंदर कोई जज्बात नहीं उठते। 22 साल पहले तूने गायत्री को मुझसे छीना था। आज मैंने तेरा बेटा तुझसे छीन लिया, तेरी बेटी की असमत छीन ली। और तमाशा तो देख, यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि अविनाश ही है। तेरा बेटा अविनाश, तेरा अपना बेटा अविनाश। मेरा बेटा? क्यों भूल गया? भूल गया कि अविनाश कौन है? चंद्रप्रकाश के होठों से जहर बुझे शब्द निकले। मैं सच से पूरी तरह अनजान था और उसे अपना ही बेटा समझता था। उसका सच तो खुद गायत्री ने ही बताया था मुझे। उस गायत्री ने जो आज हो रही हर घटना की जिम्मेदार है। क्या बताया था गायत्री ने तुझे? यही कि वह मेरा नहीं तेरा बेटा है। उसने साफ साफ कहा था मुझसे कि जिसे मैं अपना बेटा समझकर इतना चाहता था, उसे हर वक्त अपनी छाती से लगाया घूमता था, वह मेरा बेटा नहीं था, वह तो तेरा बेटा था। शादी के बाद भी गायत्री ने तुझसे मिलना नहीं छोड़ा था और अविनाश तुम दोनों की उसी अय्यासी का नतीजा था। सोच जलील इंसान, जरा सोच उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी होगी। पहले तो तूने मेरी बीवी को मुझसे छीना, उसके बाद जब मुझे यह भयानक सच मालूम हुआ कि जिसे मैं अपना बेटा समझकर इतना चाहता था, जिसके मिलने के बाद मैंने गायत्री के जाने का भी अफसोस नहीं किया था, उसी इंसान को जब इतनी बड़ी और घिनौनी सच्चाई मालूम हुई होगी तो क्या गुजरी होगी उस पर। लेकिन उस वक्त तो तूने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया था। क्या फायदा होता जाहिर करके? तू उस वक्त भी इतना बड़ा आदमी था जिसके सामने मेरी कोई जात औकात नहीं थी। कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकता था मैं तेरा, इसलिए खून का घूंट पीकर रह गया था। मगर मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने इस अपमान का इंतकाम लूंगा और यह काम मैं तेरे अपने बेटे से कराऊंगा, अविनाश से कराऊंगा। इसीलिए मैंने सच जानने के बावजूद उसे तुम दोनों के हवाले नहीं किया। ना ही मैंने तुम दोनों पर यह जाहिर किया कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। तू क्या समझता है मैं अविनाश से प्यार करता हूं? विश्वमोहन खामोशी से उसे देख रहा था। नहीं मोहन, हरगिज नहीं। मैं उस सपोले से प्यार कर भी कैसे सकता हूं जो मेरी बीवी के यार की निशानी है, मेरी बीवी के बद चरित्र का हासिल है, उसकी बेवफाई और अय्यासी का नतीजा है। तो फिर वह सब तो महज मेरा नाटक था। अपने यह उद्गार मैं अविनाश पर कैसे जाहिर होने दे सकता था? एक बार तो जी में आया कि उसी समय उस सपोले का गला घोंट दूं। शुक्र है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगर उसी समय में उसका गला घोंट देता तो फिर अपनी नफरत और अपने इंतकाम का मोहरा किसे बनाता? वह मोहरा जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की दुनिया उजाड़ कर रख देने वाला था। और अंततः उसने किया भी यही। विश्वमोहन अब भी खामोश रहा जबकि चंद्रप्रकाश बोले जा रहा था। उसने तेरी दुनिया उजाड़ दी, तेरे इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और क्या खूब मौत दी उसने उसे। दुनिया का कोई भी कानून उसे कत्ल करार नहीं दे सकता क्योंकि वह कत्ल उसने सेल्फ डिफेंस में किया है। विश्वमोहन के जबड़े सख्ती से भिज गए। उसने तेरी बेटी की इज्जत तार तार कर दी। तेरे अपने बेटे ने तेरी अपनी बेटी की इज्जत तार तार कर दी। इंतकाम की ऐसी खौफनाक कहानी शायद पहले कभी नहीं लिखी गई होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अविनाश को इस बात का गुमान तक नहीं है कि वह यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। यह सब उससे करवाया जा रहा है और करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह है जिसे वह अपना पिता समझता है, दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पिता। हा हा हा। उसके ठहाकों ने कमरे को गुंजा दिया।
तू बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है चंदर। काश तुझे इस खेल के अंजाम का एहसास होता। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है गधे। वह हंसा। मैं जानता हूं कि खतरनाक खेल का अंजाम भी खतरनाक ही होता है, लेकिन हर बुरा अंजाम केवल अविनाश के लिए होगा। उस अविनाश के लिए जो तेरा बेटा है, तेरा अपना खून है। मेरे साथ बुरे या खतरनाक अंजाम की कोई कहानी नहीं लिखी जाने वाली। मैंने खूब सोच समझकर जाल फैलाया है मोहन। इस खेल में हार हार केवल तेरे हिस्से में आने वाली है, सिर्फ तेरे हिस्से में। अगर रोक सकता है तो खुद को हारने से रोक कर दिखा। अपने इकलौते जीवित बचे बेटे को मेरे कहर से बचाने की कोशिश कर। नफरत और बदले की आग ने तुझे अंधा कर दिया है चंदर। इस हालत में तू कुछ भी नहीं समझ सकेगा। जरा बता तो सही मोहन, तू आखिर मुझे क्या समझाना चाहता है? फिलहाल तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इंतकाम की जो आग तेरे अंदर धधक रही है, देख लेना, यह तुझे जलाकर राख कर देगी। यह आग तुझे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देने वाली है जहां तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है मोहन कि तेरा दिमाग अभी से हिल गया है। इसे संभाल कर रख बच्चे, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तूने देखा ही क्या है? अभी तो बहुत कुछ देखना है। क्लाइमैक्स देखना है तुझे। विश्व मोहन कुछ एक क्षणों तक अपलक चंद्र प्रकाश को घूरता रहा, फिर एक झटके से पलटा और लंबे कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गया। कमरे में चंद्र प्रकाश के व्यंग में डूबे अट्टहास गूंजते रहे। वह इंसान जैसे सचमुच पागल हो गया था। गोविंद भाटिया अस्पताल पहुंचा। अविनाश बिस्तर पर लेटा था। उसके बाएं कंधे का ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई थी। वहां ढेर सारी सफेद पट्टी बंधी थी। हालत अब पूरी तरह खतरे से बाहर थी। गोविंद भाटिया को देखकर उसके होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। मुबारक हो अविनाश, गोविंद घोटे से स्वर में बोला। किस लिए? अविनाश की मुस्कान गहरी हो गई। तूने अपनी नीलम के हत्यारे से बदला जो ले लिया, और क्या खूब बदला लिया है तूने। कानून कुछ नहीं कर सकता। 3 बलात्कारी और हत्यारे अभी भी जिंदा घूम रहे हैं। तू सचान दिलीप और मलिक की बात कर रहा है? हाँ, अविनाश के जबड़े भिचे। मैं उन्हीं तीनों हरामजादों की बात कर रहा हूँ। जब तक वे तीनों जिंदा हैं, मेरा इंतकाम अधूरा है। राजेश सचान तो पुलिस हिरासत में है, बाकी दोनों तो आजाद हैं। वे अंडरग्राउंड हैं, पुलिस को भी नहीं मिल रहे। मैंने तुझसे पहले भी कहा था दोस्त, उनका पता लगा। इस काम में तू अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। मैं फिर कहता हूँ, यदि वे दोनों भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू यहाँ इस हालत में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला। गोली ने मेरे कंधे की हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचाया। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन उन तीनों को लेकर तेरी प्लानिंग क्या है? कहीं तू उन्हें भी तो गुलशन की तरह ही एक ट्रिक बार बार नहीं आजमाई जा सकती भाटिया। ना ही मैं बार बार अपनी जान का इतना बड़ा जोखिम उठा सकता हूँ। उस वक्त से पहले तो हरगिज भी नहीं, जब तक कि नीलम के 3 बलात्कारी और हत्यारे अभी जिंदा घूम रहे हैं। तू ठीक कह रहा है अविनाश, जोखिम तो वाकई तूने बहुत बड़ा उठाया था। गुलशन की चलाई जो गोली तेरे कंधे में लगी, वह छाती में भी लग सकती थी। उस हालत में तेरा काम तमाम हो जाता। नीलम की मौत के बाद मेरा अपनी जिंदगी से मोह खत्म हो गया है दोस्त, अविनाश व्यथित भाव से बोला। मुझे बस इतनी ही जिंदगी चाहिए जिसमें उसके हत्यारों को सजा दे सकूं। ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें मत कर अविनाश। अपने बूढ़े पिता के बारे में भी कुछ सोच। उनकी इकलौती लाठी तू ही है। सोच तो सही, तुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दोस्त, पर दिल की लगी बुरी होती है। इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे पता नहीं क्या बना देती है। तू तो जानता है, मैंने जिंदगी में कभी एक चींटी को भी नहीं मारा, कभी किसी को गाली तक नहीं दी, मगर दिल की लगी ने देख ले मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं इंसान से हैवान बन गया, बलात्कारी बन गया, हत्यारा बन गया, और अभी और कई कई कत्ल करने का इरादा बनाए बैठा हूँ। वापसी का कोई रास्ता नहीं है दोस्त। जब तक वे तीनों हरामजादे जिंदा हैं, कोई रास्ता नहीं है। अविनाश, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए मुझे तेरी फिक्र है। अगर ज्योति के रेप वाली घटना को छोड़ दिया जाए तो अभी भी तू बेगुनाह है। कानून की नजरों में तूने कोई जुर्म नहीं किया। नीलिमा की मौत के लिए जो इकलौता शख्स जिम्मेदार था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसे तू अपने हाथों से सजा दे चुका है। अगर तू चाहे
तो रेप केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए तुझे कोई सजा नहीं हो सकेगी। तू लौट सकता। ऐसा कुछ मत बोल गोविंद। अविनाश उसकी बात बीच में काटकर कह उठा, ऐसा कुछ मत कह जो मुझे विचलित करने वाला है। अगर मैंने नीलम के बलात्कारियों को, कातिलों को जिंदा छोड़ दिया तो उसकी रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अच्छी बात है दोस्त। गोविंद भाटिया ने ठंडी सांस भरी। अगर तेरा यही इरादा है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। इसलिए नहीं रोकूंगा क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि तू मेरे रोके रुकने वाला नहीं है। बहरहाल दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक का पता हासिल करने की कोशिश करता हूं। अविनाश ने सहमति में सिर हिला दिया। दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक ने अपने छुपने के लिए गोरेगांव वेस्ट मुंबई की एक सराय को चुना था। वह एक काफी पुरानी सराय थी। आमतौर पर वह ज्यादा चलती नहीं थी। वहां ठहरने के लिए वही पहुंच पाते थे जिन्हें स्टेशन से सराय के इक्का दुक्का एजेंट पकड़ लाते थे। दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक ने काफी सोच विचार के बाद ही उस सराय में पनाह लेना मुनासिब समझा था। उन दोनों की वहां मौजूदगी की शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। रजिस्टर में उन्होंने अपना नाम पता भी गलत लिखवाया था। ज्यादा वक्त वे सराय की इमारत में ही बिताते थे। कोई बहुत ही जरूरी काम होता था तो बाहर निकलते थे और उस वक्त वे लोग खास तौर पर एहतियात बरतते थे ताकि पुलिस की नजरों में ना आ पाए। ऐसा कब तक चलने वाला था वह खुद उन्हें भी नहीं पता था। वे समझते थे जल्दी ही पुलिस की सरगर्मी शांत हो जाएगी। उसके बाद वे लोग अपने बचाव का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। उस वक्त वे फिक्रमंद भाव से सराय के सीलन युक्त कमरे में बैठे इसी संदर्भ में गहन विचार विमर्श कर रहे थे, जबकि एकाएक कमरे के बंद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों सकपकाए। दोनों के जहनों में एक सवाल कौंधा, कौन हो सकता है? सवालिया नजरों से एक दूसरे के तरफ देखा। तभी पुनः दस्तक दी गई। कौन है? इस बार दिलीप दत्त ने पूछा। दरवाजा खोलो साहब। बाहर से जाना पहचाना स्वर उभरा। स्वर उस छोकरे का था जो सराय का अटेंडेंट, वेटर, स्टीवार्ड इत्यादि सब कुछ था और जो उनकी हर जरूरत पूरी करता था। दोनों के चेहरों पर छाया तनाव जाता रहा। क्या काम है? दिलीप दत्त ने दरवाजा खोले बगैर ही छोकरे से पूछा। अरे साहब, तुम्हारा कोई गेस्ट आया है, छोकरे ने कहा। तुम्हारे से मिलना मांगता है। दोनों सकपकाए। एक बार फिर नजरें मिली। अरे साहब, अंदर छाई खामोशी के कारण बाहर मौजूद छोकरा व्यग्र स्वर में बोला, गेस्ट से नहीं मिलने का तो मैं वापस जाता है, गेस्ट भी वापस जाता है क्या? ठहरो, एकाएक अब्दुल मलिक बोला। ठहर गया साहब, छोकरे की आवाज। अब बोलो, क्या मांगता है? क्या बोलूं मैं उसको? गेस्ट का कोई नाम तो होगा। बरोबर है साहब, पर गेस्ट बताना नहीं मांगता। अभी जल्दी बोलो, क्या करने का है? गेस्ट से मिलना है या उसको वापस लौटा देने का है? मिलना है, सस्पेंस के हवाले हुआ अब्दुल मलिक बोला। फिर तो जल्दी से दरवाजा खोलने का साहब। क्या? खोलते हैं। कहने के साथ अब्दुल मलिक ने दिलीप दत्त को दरवाजा खोलने का इशारा किया। दिलीप दत्त कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मलिक ने पुनः इशारे से दरवाजा खोलने के लिए कहा। विचित्र से कौतूहल के हवाले हुए दिलीप दत्त ने दरवाजा खोला। सामने विश्व मोहन खड़ा था। विश्व मोहन की वहां मौजूदगी उन्हें चौंकाने के लिए काफी थी। चंद्र प्रकाश अपने मटका कलेक्टर दोस्त तरुण भट्टी के पास पहुंचा। आ भाई चंदर। उसे देखते ही तरुण भट्टी बेतकल्लुफी के साथ बोला, बैठ, यहां बैठ, मेरे ठीक सामने। शुक्रिया। कहने के साथ चंद्र प्रकाश उसके सामने पड़ी चार में से एक कुर्सी पर पसरता हुआ बोला, और बता, कैसा चल रहा है? अति सुंदर। चंद्र प्रकाश हंसा। फिर उसने आगे जोड़ा, तेरी मेहरबानी से खुशियों के समंदर में गोते लगा रहा हूं। तू बड़ा खुशकिस्मत है चंदर। ऐसा क्या हुआ? और शायद तेरी ही खुशकिस्मती के कारण मैं जिंदा हूं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही यार। क्या कह रहा है तू? नारायण स्वामी के अंडरवर्ल्ड की हालत तो तुझे मालूम ही होगी। सारा मुंबई जानता है। लगभग सभी आदमी धरे गए उसके। जो खास थे वे फरार हो गए, मगर मैं बच गया। मेरे जैसे भाग्यशाली इक्का दुक्का ही निकले। यही सोच रहा था मैं। टीवी पर आने वाली खबरों को देखकर यही डर सता रहा था कि कहीं तू भी पुलिस रेड की चपेट में ना आ गया हो। तभी तो कह रहा हूं कि तू खुशकिस्मत है
और शायद उसी के कुछ छींटे मुझ पर भी पड़ गए। जिस टाइम रेड पड़ी अपने रूटीन के मुताबिक उस टाइम मैं अड्डे पर ही होता था। उस दिन नहीं था तो सिर्फ इसलिए कि तेरे काम में मशगूल था, कहीं गया हुआ था। ऐसा न होता तो मैं भी गया था 12 के भाव, इस वक्त जेल की रोटियां तोड़ रहा होता। मुझे खुशी है कि इतने बखेड़े के बावजूद तू आज़ाद है। मैंने भी अखबार पढ़े और टीवी के न्यूज़ चैनल देखे हैं। भट्टी ने कहा। मान गया, क्या खूब धमाल किया है तूने। असली धमाल तो अभी बाकी है दोस्त। अब क्या चाहता है? एक वकील का पता। किसी वकील से तेरा क्या काम आ पड़ा? सवाल मत कर दोस्त, सवाल मत कर। सवाल किए बगैर मेरा काम करेगा तो मेहरबानी होगी तेरी। कम से कम इतना तो बताना ही पड़ेगा प्यारे कि तुझे किस किस्म का वकील चाहिए। सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स का केस लड़ने के लिए तो तुझे वकील चाहिए नहीं होगा। चंद्र प्रकाश ने निश्वास भरी। कुछ मुजरिमों की बेल करानी है, उन्हें अदालत से रिहा कराना है। समझ गया। अब अगर मैंने तेरे से ये पूछा कि वे मुलजिम कौन हैं जिनकी तुझे जमानत करानी है, तो तू फिर मुझे सवाल न करने की दुहाई देने लगेगा। इसलिए कोई सवाल किए बिना ही तेरा काम करता हूँ। तेरे इस काम के लिए एडवोकेट रमेश जोशी फिट रहेगा। रमेश जोशी? हाँ, पहुंचा हुआ वकील है। दफा 302 के केस के मुलजिम की जमानत भी चुटकियों में करा देता है। पता दे उसका। तरुण भट्टी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने चंद्रप्रकाश को रमेश जोशी का पता बता दिया। अंकल आप? विश्व मोहन को देखते ही दोनों के मुंह से चौंका हुआ स्वर निकला। आप यहाँ? विश्व मोहन ने आहिस्ता से अपने सिर को जुम्बिश दी। कमरे के अंदर पहुंचा। दोनों ने बैठने के लिए फौरन कुर्सी पेश की। छोकरे को वापस जाने के लिए कहकर दिलीप दत्त ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। विश्व मोहन ने एक सरसरी नजर कमरे में चारों तरफ डाली, फिर वापस उन दोनों पर निगाहें फोकस करता हुआ बोला, छुपने के लिए तुम लोगों ने अच्छी जगह चुनी है। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की सचमुच कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी आप यहाँ पहुंच गए। अब्दुल मलिक बोला, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। लेकिन अंकल। छोड़ो उसे। विश्व मोहन उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर चालू हो गया। गुलशन के साथ जो हुआ वहां तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ, अब्दुल मलिक के होंठ भिजे। पता चल गया है। मैं उसकी चिता को आग देने के बाद सीधा यहाँ आया हूँ। लेकिन अंकल, गुलशन ने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? उसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर अबोध के सामने अविनाश पर गोली चलाई। यह तो सरासर बेवकूफ़ी थी। मेरा दावा है, गुलशन की जगह अगर तुम होते तो तुम भी वही करते जो उसने किया। जिस भाई की इकलौती बहन का बलात्कार हो जाए और बलात्कार करने वाला उसकी नजरों के सामने आ जाए तो एक गैरतमंद भाई और क्या करेगा? उसके अलावा वह और कर भी क्या सकता है? तो क्या? दिलीप दत्त हकला उठा। ज्योति? हाँ, इस बार भी विश्व मोहन ने उसे वाक्य पूरा नहीं करने दिया था। अफसोस की बात यह है कि ज्योति के साथ जो हुआ मैं उसे दुनिया को नहीं बता सकता। मैंने तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं की। लेकिन अविनाश ऐसा क्यों कर रहा है? वह हरामजादा अचानक खून खराबे पर क्यों आमादा हो गया है? नीलिमा के बलात्कार और कत्ल का बदला लेने के लिए, विश्व मोहन ने सपाट स्वर में कहा। उसके लिए वह गुलशन के साथ साथ राजेश सचान और तुम दोनों को भी जिम्मेदार समझता है। लेकिन हम लोगों ने तो। मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मुझे जो कुछ भी मालूम है उसका सच मैं उस जुनूनी लड़के अविनाश को नहीं बता सकता और ना ही तुम दोनों को। लेकिन अंकल, मुझे तुम तीनों की फिक्र है। गुलशन के बाद अब मैं तुम तीनों में से किसी की भी लाश नहीं देखना चाहता। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमें अविनाश से खतरा है? यकीनन मेरा मतलब यही है। तुम तीनों को, खास तौर से तुम दोनों को अविनाश से खतरा है। लेकिन हम लोग तो पुलिस के खौफ से छिपते फिर रहे हैं। यह तुम दोनों की नादानी है। मतलब? राजेश सचान महफूज है क्योंकि वह पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में अविनाश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या आप यह कहना चाहते कि हम दोनों भी पुलिस कस्टडी में चले जाएं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें? मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। क्या? दोनों हकबकाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। फिर अब्दुल मलिक आश्चर्य से बोला, यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? वही जो मौजूदा हालात में तुम दोनों के हक में है। एक दिलीप दत्त भड़क कर व्यंग्यात्मक लहजे में गुर्राया। हमारे हक में यह है कि हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें?
हाँ, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अविनाश हमें कत्ल कर देगा, हमें मार डालेगा, हमारी जान ले लेगा। हूँ, आप उस जनखे से डरा रहे हैं हमें? अब्दुल मलिक तहस में आकर बोला। ऐसा है तो क्यों ना हम ही उसे कत्ल कर दें। उसका राम नाम सत्य करने में हमें देर ही कितनी लगेगी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखना मलिक। विश्व मोहन के लहजे में एकाएक चेतावनी देने वाले भाव उभर आए थे। दुनिया में सबसे खतरनाक जुनून होता है, चाहे किसी से भी टकरा जाना, लेकिन किसी के जुनून से मत टकराना, वरना मुंह की खाओगे। दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। और अविनाश इस वक्त जुनून के हवाले है, विश्व मोहन ने कहा। एक ऐसे खतरनाक जुनून के हवाले जिसमें वह कोई भी हद पार कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। दिलीप दत्त बोला। 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूं अंकल, तो हम दोनों इस वक्त अंडरग्राउंड हैं। जब पुलिस हमें नहीं ढूंढ पा रही तो अविनाश हमें कैसे ढूंढ सकता है? अरे बेवकूफों, इतनी जल्दी भूल गए? कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। जब मैं तुम लोगों तक पहुंच सकता हूं तो अविनाश क्यों नहीं पहुंच सकता? उसमें तुम्हें पाने की चाह इस वक्त मुझसे और पुलिस से कई गुना ज्यादा है। दोनों बेवकूफों की तरह विश्व मोहन को देखने लगे। फिर अब्दुल मलिक बोला। तो क्या सचमुच हम दोनों को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? ये बात क्या तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देनी होगी? दिलीप दत्त के स्वर में व्यंग का पुट झलका। और यह कबूल कर लेना चाहिए कि नीलिमा का बलात्कार और कत्ल हम लोगों ने किया है। राजेश सचान को भी हमें इसके लिए राजी कर लेना चाहिए। क्यों अंकल? व्यंग मत कसो और मेरी बात को गौर से समझो। क्या गौर से समझूं आपकी बात को? जो कुछ तुम लोगों ने किया ही नहीं उसे तुम्हारे खिलाफ कैसे साबित किया जा सकता है? आपका मतलब है कि कानून हमें नीलिमा के रेप और कत्ल के इल्जाम से बरी कर देगा? जब तुम्हारे खिलाफ कोई जुर्म साबित ही नहीं होगा तो कानून के पास इसके अलावा और रास्ता ही क्या होगा? तो फिर सचान अभी तक गिरफ्तार क्यों है? आपने जो कहा उसके आधार पर तो अब तक उसे बरी भी हो जाना चाहिए था। ट्रायल चल रहा है तो उसमें वक्त लगेगा। अदालत के फैसले इतने आनन फानन नहीं होते। वैसे भी जब उसके या तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं होगा तो इंस्पेक्टर अबोध उसे अदालत में कैसे पेश करेगा? सबूत तो है। नीलिमा के नाखूनों में जो मांस के टुकड़े पाए गए उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है, उसके ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट पॉजिटिव है और सचान का बंटाधार करने के लिए महज इतना ही काफी है। दिलीप ठीक कह रहा है। अब्दुल मलिक ने तुरंत उसका समर्थन किया। और क्या पता हमारे खिलाफ भी पुलिस के पास ऐसे ही कोई ठोस सबूत हो जो हमारा बंटाधार करने के लिए काफी हो। पागल मत बनो। सचान के खिलाफ वह सबूत प्लांट किया गया है जिसकी पोल देर सवेर खुलकर ही रहेगी। ना खुली तो? दिलीप दत्त ने शंका प्रकट की। मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं होगा। झूठ एक दिन सामने आकर ही रहेगा। एक दिन झूठ को सामने आना ही होता है। अब्दुल मलिक ने फिर व्यंग किया। और जब तक ऐसा नहीं होता हमें पुलिस के रहमो करम पर रहना होगा। मैं यही चाहता हूं क्योंकि इस वक्त यही वक्त की मांग है। इस बीच मुझे पूरा यकीन है कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा अविनाश के जुनून को शांत करने का। हाँ। दोनों की नजरें पुनः मिली। फिर अब्दुल मलिक थोड़ा झिझकता हुआ से बोला। माफी चाहता हूं अंकल, मेरे मन में कुछ है। क्या उस बारे में मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूं? क्या कहना चाहते हो? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हम तीनों से ज्यादा अविनाश के लिए फिक्रमंद हैं। क्या मतलब? विश्व मोहन हड़बड़ाया, फिर खुद को संभालता हुआ बोला। आखिर मतलब क्या हुआ इस बात का? वह तो साफ नजर आ रहा है। अब्दुल मलिक की आंखें विश्व मोहन की आंखों में जा गड़ी थी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हम तीनों के लिए कम और अविनाश के लिए ज्यादा फिक्रमंद हैं। आपको न यह गवारा है कि अविनाश के हाथ हमारे खून से रंगे जाएं और न ही यह कि वह हमारे हाथों मारा जाए। वैसे भी आपने हम तीनों को कभी पसंद नहीं किया। गुलशन के इतने गहरे दोस्त होने के बावजूद आपने हमें कभी पसंद नहीं किया। ऐसे में हमारे लिए आपकी यह फिक्र हमें काफी दुविधा में डाल रही है। मैं किसी की सोच पर लगाम नहीं लगा सकता। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। अगर तुम लोग मुझसे सहमत नहीं हो तो फिर जो तुम्हारे जी में आए करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। दोनों के चेहरों पर असमंजस के भाव आए, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर
यही कहूंगा। विश्व मोहन ने अपने शब्दों पर जोर दिया। मेरी बात पर एक बार फिर विचार कर लेना। तुम दोनों सारी जिंदगी पुलिस से भागते नहीं रह सकते। एक न एक दिन तो तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। मेरा मतलब। विश्व मोहन एक पल के लिए ठिठका, फिर उसने आगे जोड़ा, अगर तुम लोग जिंदा रहे तो, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाग्य। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए अंकल। दुविधा में फंसे दिलीप दत्त ने कई पलों की खामोशी के बाद कहा, दिलीप ठीक कह रहा है अंकल। अब्दुल मलिक ने उसका समर्थन किया। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जितना मर्जी वक्त ले सकते हो, बस यह ध्यान रखना कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम्हारे पास वक्त ही ना बचे। दोनों के सिर सहमति में हिले। इजाजत चाहता हूँ, कहने के साथ विश्व मोहन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। भगवान तुम्हें महफूज रखे। दोनों के सिर एक बार फिर सहमति में हिलकर रह गए। अपने पीछे उन दोनों को सोच में डूबा छोड़कर विश्व मोहन वहां से रुखसत हो गया। इंस्पेक्टर अबोध रुमाल से अपने चश्मे के लेंसों को चमकाता हुआ अस्पताल में अविनाश के पास पहुंचा। अविनाश उस वक्त बेड पर गोल तकिए के सहारे लेटा अखबार पढ़ रहा था। उसके कंधे पर बंधी पट्टी खोल दी गई थी और गोली के करीब करीब सूख चुके जख्म पर बैंडेज कर दिया गया था। हालांकि डॉक्टर ने अभी उससे साफ साफ कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अविनाश का ख्याल था कि उसे आज ही छुट्टी दे दी जाएगी। आहट महसूस करके अविनाश ने नजरें उस तरफ उठाई। अबोध को देखकर थोड़ा चौंकता हुआ बोला, अरे इंस्पेक्टर तुम? देख लो बरखुरदार। अबोध रुमाल अपनी जेब के हवाले करने के बाद चश्मा अपनी आंखों पर फिट करता हुआ बोला, तुम्हारी फिक्र में दुबले हुए जा रहे थे। तुम्हारी चाहत आखिरकार मुझे यहाँ खींच लाई, ठीक वैसे जैसे मासूका की कशिश खींच लाती है। अविनाश के माथे पर बल पड़ते चले गए। अबोध के हाव भाव उस वक्त उसे सामान्य महसूस नहीं हुए थे। उसकी तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए सवाल किया था उसने, कोई खास बात? इंस्पेक्टर अबोध को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत नहीं है। अगर वह खुद चलकर कहीं जाए तो बात खास ही होती है। क्या मामला है? टेढ़ा मालूम पड़ता है। मतलब? बात दरअसल यह है बरखुरदार कि घटनाएं कुछ ऐसी घटी हैं कि इंस्पेक्टर अबोध के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, और जैसे ही मेरे ज्ञान चक्षु खुलते हैं वैसे ही तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा इंस्पेक्टर। अविनाश ने उसके चेहरे पर मौजूद भावों से यह जानने की असफल कोशिश की थी कि वह आखिर किस इरादे से यहाँ आया है और उसे किस बारे में कितना पता है। जिस दिन पुलिस स्टेशन में, बल्कि खास मेरे ऑफिस में तुम्हारे और गुलशन के बीच घटना हुई, अगर उस दिन मुझे मालूम होता बंधु कि राजेश सचान, दिलीप दत्त, अब्दुल मलिक विश्व मोहन साहब के मरहूम कपूत के इतने गहरे दोस्त अर्थात लंगोटिया यार हैं, और अबोध ने जानबूझकर अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया था। और अविनाश ने व्यग्रता पूर्वक पूछा, और गुलशन मिस जानी का किस कदर दीवाना था, तो यकीन मानो उस दिन मेरे ऑफिस में तुमने जो किया उसे मैंने वह नहीं समझा होता जो उस दिन समझ बैठा था। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। समझकर ना समझ बनने की यह अदा मेरे लिए नई नहीं है। जब मैं किसी को घेरता हूं तो सामने वाला अक्सर इस अदा का प्रदर्शन करता है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। अबोध का हाथ बेध्यानी में अपने अधगंजे सिर पर जा पहुंचा था और अपनी ही धुन में कहता चला गया, तुम्हें याद होगा बरखुरदार, उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था? अविनाश चुप रहा। कहा यह था कि मिस जॉनी को शक था कि कोई है जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, तुम्हें शराफत के रास्ते से ढकेल कर जबरदस्ती मुजरिम बनाना चाहता है, और मिस जॉनी काफी जोर शोर से उस आदमी को तलाश करने की कोशिश भी कर रही थी। काबिल प्राइवेट डिटेक्टिव निक्का राम को उसने इसीलिए एंगेज किया था। हाँ, ऐसा कुछ बताया तो था तुमने, अविनाश को कहना पड़ा। अबोध ने बहुत जोर जोर से अपने सिर को सहलाना शुरू कर दिया था। आज मैं तुमसे यह दावा करने आया हूं जनाबे अली कि मिस जॉनी का शक बिल्कुल दुरुस्त था, और वह भद्र पुरुष आज अपने मकसद में कामयाब भी हो गया है। कौन? वही जो मिस जॉनी के मुताबिक तुम्हें मुजरिम बनाना चाहता था। कैसे कामयाब हो गया वो? क्योंकि तुम वह बन चुके हो मुजरिम। और क्या? मैंने किया क्या है? अगर मैं गुलशन को नहीं मारता तो वह मुझे मार देता। मुझे तो अपने आप को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा।
जिसके लिए कानून मुझे कभी मुजरिम नहीं ठहरा सकता। कानून के बारे में तुम्हारी जानकारी वाकई रश्क के काबिल है बरखुरदार, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मरहूम गुलशन ग्रोवर, मेरा मतलब विश्व मोहन का कपूत, उस वक्त इतना भड़का हुआ क्यों था? तुमने उसकी क्या भैंस खोल ली थी जो वह तुम्हें मारने पर आमादा था और दिन दहाड़े रिवॉल्वर लेकर तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि उसने पुलिस और पुलिस स्टेशन का भी खौफ नहीं खाया? यह सवाल तो तुम्हें गुलशन से करना चाहिए था। उसके लिए मुझे गुलशन ग्रोवर के पास जाना पड़ेगा और फिलहाल वहां जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर उसके पास जाए बगैर भी यह काम हो सकता है। ऐसे ही तो इंस्पेक्टर अबोध ने नहीं कहा था कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। दरअसल मैंने पता कर लिया है कि विश्व के मोहन का वह कपूत उस दिन इतना बिफरा हुआ क्यों था और हाथ में नंगा रिवॉल्वर लिए तुम्हें दिन दहाड़े क्यों ढूंढता फिर रहा था, और तुम्हें देखते ही उसने तुम पर फायर क्यों झोंक दिया था। वह तुम्हारी जान लेने पर क्यों आमादा था? क्यों जान लेनी चाहता था वह मेरी? अविनाश का दिल धड़क उठा। बहुत ही माकूल और उतनी ही फड़कती हुई वजह थी, ऐसी शानदार कि उसकी जगह इंस्पेक्टर अबोध भी होता तो यकीनन वही करता जो गुलशन ग्रोवर ने किया था। अभी तक वजह नहीं बताई तुमने। अबोध उसकी व्याकुलता का लुत्फ उठाता हुआ बोला। इतना दबाव डाल रहे हो तो बताए देते हैं। वजह मिस ज्योति थी। ज्योति? अविनाश को अपना खेल खत्म होता नजर आया था, फिर भी संभल कर बोला, यह कौन हुई? बरखुरदार, अबोध ने उसे घूर कर देखा। तुम शायद इंस्पेक्टर अबोध का इम्तिहान लेना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर। फिर भी यह सवाल कर रहे हो? मुझे सचमुच नहीं मालूम कि ज्योति कौन है। अच्छा, ऐसा लगा जैसे अबोध ने अविनाश के साथ खेल खेलने का इरादा बना लिया था। यदि ऐसा है बंधु, तब तो मिस ज्योति की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी ही पड़ेगी। अविनाश खामोश रहा। ज्योति एक निहायत ही बदनसीब बाला थी हुजूर आला, बल्कि है वह एक अनहोनी का शिकार हुई। ऐसी अनहोनी का कि किसी ने सरेआम उसकी इज्जत का मोती चूर चूर कर दिया। किसने? अबोध ने पता नहीं सचमुच उसका सवाल नहीं सुना था अथवा जानबूझकर उसके सवाल को अनदेखा करके कहता चला गया था। मजे की बात यह है कि अपने साथ घटी दुर्घटना को वह अपनी जुबान पर भी नहीं ला पा रही है। पुलिस कंप्लेंट तक नहीं कर सकी है उसकी। किसी ने सख्ती से उसकी जुबान को पकड़ रखा है। किसने? उसके पिता ने, उसके बाबुल ने। अजीब बात कर रहे हो तुम। क्यों? इस क्यों का जवाब तो उसके बापूजान के अलावा केवल गुलशन ग्रोवर ही दे सकता था, जो कि तुम्हारी मेहरबानी से अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि नर्क या स्वर्ग की सैर कर रहा है। अविनाश की रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी थी। यह उसके लिए काफ़ी राहत की बात थी कि ज्योति के साथ जो कुछ हुआ उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी। जरूर विश्व मोहन ने बदनामी के डर से पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। इंस्पेक्टर जो कुछ कह रहा था अपनी निजी तफ्तीश के आधार पर कह रहा था। उसने जो कुछ भी मालूम किया था व्यक्तिगत तौर पर मालूम किया था, और ज्योति के बलात्कार की पुलिस कंप्लेंट हुए बगैर वह सच को बखूबी जानने के बावजूद उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। एक शब्द भी नहीं। गुड। उसने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। हौसले में इजाफा हुआ। अपनी ही धुन में मगर अबोध कहे चला जा रहा था, अगर विश्व के मोहन ने अपनी लाडली के साथ पेश आई वारदात की पुलिस कंप्लेंट करना कबूल किया होता तो यकीन मानो बरखुरदार, मैंने चुटकी बजाते उसके बलात्कारी को ढूंढ निकाला होता और यह साबित भी कर दिया होता कि विश्व के मोहन की लाडली का बलात्कार करने वाला वही है। कैसे? समझो बंधु, बात को समझो। अबोध ने अपने सिर को जल्दी जल्दी 2-3 बार थपका। यह शुभ काम विश्व के मोहन की लाडली के मेडिकल चेकअप से बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर। कर लो बात। अभी मैंने कुछ समझाया ही कहाँ है जनाब। दरअसल जैसे हर इंसान का एक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक वैसे ही हर इंसान के वीर का भी एक ग्रुप होता है। अच्छा? यकीनन बंधु, और मिस ज्योति के जिस्म में पाए जाने वाले स्पर्म के सैंपल की जांच यदि मैं बलात्कारी के स्पर्म से कराता तो यूं चुटकी बजाते ही, उसने सचमुच चुटकी बजाते हुए उसे सिर से पांव तक अर्थपूर्ण नजरों से घूरा था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता।
बलात्कारी एक्सपोज हो जाता। अविनाश सन्न। इस तरह भी किसी लड़की के बलात्कारी को पकड़ा जा सकता है, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शुक्र था कि ज्योति के बलात्कार की पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी और उसका मोबाइल चेकअप भी नहीं हुआ था। लगातार उसे घूर रहे अबोध ने आगे कहा, अब जरा सोचो बंधु कि गुलशन ग्रोवर की बहन का रेप किसने और क्यों किया? किसने किया? भरपूर कोशिश के बावजूद अविनाश अपनी आवाज में समा गए कंपन को रोक नहीं पाया था। क्यों किया? मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि गुलशन ग्रोवर की बहन के साथ रेप इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले मिस जॉनी के साथ रेप ही नहीं हुआ था, बल्कि उसे मार भी डाला गया था। कि किसने? अविनाश फिर हकलाया। नीलम का रेप और कत्ल किसने किया था? क्या तुमने पता लगा लिया है? बिल्कुल पता लगा लिया है हुजूर आला। वो सब उसने किया जो मिस जॉनी का दीवाना था और जिसने डंके की चोट पर उसे वार्निंग दे रखी थी कि अगर उसने उसके अलावा किसी और से शादी करने की हिमाकत की तो वह उसे गोली मार देगा। अगर मिस जॉनी उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। गुलशन? ऐसा तो गुलशन ने कह रखा था। करेक्ट। अब सोचो बरखुरदार, ऐसे में भले ही कोई दूसरा मिस जानी का फातिहा पढ़ देता, तुम या कोई भी और, क्या समझता? यही ना कि वह सब गुलशन ग्रोवर ने किया है। उन हालात में क्या कोई यह मानने को तैयार हो जाता कि मिस जॉनी के उस अंजाम के लिए गुलशन ग्रोवर के अलावा कोई और जिम्मेदार हो सकता है? वह भी तब जबकि गुलशन ग्रोवर की चांडाल चौकड़ी के एक चांडाल राजेश सचान के खिलाफ पुख्ता सबूत भी बरामद हो चुके हों। बोलो, सीने पर हाथ रखकर जवाब दो सरकार कि क्या कोई इस बात को मानता? इंस्पेक्टर अबोध की घुमावदार बातों के जाल में फंसे अविनाश को कहना ही पड़ा, नहीं। इसीलिए तुम भी नहीं माने बरखुरदार। पहली बार इंस्पेक्टर अबोध ने सीधे सीधे उस पर इल्जाम लगाया था। तुम भी यह मानने को राजी नहीं हुए कि मिस जॉनी के बलात्कार और कत्ल में गुलशन ग्रोवर का हाथ नहीं है और तुमने खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत वाली तर्ज पर मिस ज्योति की इज्जत के बखिए उधेड़ दिए और फिर उसको वापस जाने दिया। अब बताओ, मैंने क्या गलत फरमाया? अविनाश के होंठ भिज गए, चेहरा फक। अबोध रोका नहीं था बल्कि कहता चला गया, तुम जानते थे बंधु कि अपनी बहन की वह हालत देखकर उसके गर्म मिजाज भाई पर क्या प्रतिक्रिया होगी और वह क्या कर सकता है। सच तो यह है कि तुम चाहते भी यही थे। तुम गुलशन ग्रोवर को भड़काना चाहते थे, उसे इस हालत में पहुंचा देना चाहते थे कि वह अपना विवेक खो बैठे और अपनी बहन को उस अंजाम तक पहुंचाने वाले शख्स का फातिया पढ़ने के लिए पागल हो उठे। वही हुआ। अब तो मेरी समझ में यह भी आ गया है सरकार कि उस दिन असल में तुम जानबूझकर मेरे पास आए थे। तुम अपने सेल्फ डिफेंस के शूट आउट वाले किस्से का चश्मदीद गवाह खुद इंस्पेक्टर अबोध को बनाना चाहते थे। उस इंस्पेक्टर अबोध को जिसकी गवाही पर कोर्ट रत्ती भर भी शक न कर सके। और मैं कबूल करता हूं कि तुम अपने मकसद में शानदार तरीके से कामयाब भी रहे। तुमने जैसा चाहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ और उस वक्त तक तुम्हारी हर पैंतरेबाजी से अनजान, तुम्हें भोला भाला समझने वाला हर कोई तुम्हारी पैंतरेबाजी का शिकार हो गया। खुद इंस्पेक्टर अबोध भी गच्चा खा गया। मगर अविनाश की सिट्टी पिट्टी गुम। मगर अबोध चालू रहा। वो कहते नहीं है कि झूठ की नाव ज़्यादा देर और ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, लिहाजा तुम्हारी नाव भी नहीं जा पाई और इंस्पेक्टर अबोध अंततः सच जानने में कामयाब हो ही गया। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है बंधु, तो अब तुम्हारा अगला निशाना चांडाल चौकड़ी के बाकी चांडाल होंगे। मेरा इशारा राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक की तरफ है। बहरहाल मिस जॉनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसके साथ 3-4 लोगों ने गैंगरेप किया था, अर्थात उसके बलात्कार में कम से कम 3 या 4 लोग शामिल थे। और राजेश सचान की गिरफ्तारी के बाद तो कोई बेवकूफ़ भी बता सकता था कि असल माजरा क्या था। लिहाजा तुम स्टॉप इट इंस्पेक्टर। क्रोध की ज्यादती के कारण एकाएक अविनाश बुरी तरह त्रस्त होकर चीख पड़ा। मैं कहता हूं चुप हो जाओ और बार बार एक ही बात को दोहराना बंद करो। कमाल है बंधु,
अबोध का हर शब्द व्यंग से लबरेज था। कल तक तो मैंने केवल सुना था कि सच कड़वा होता है, चखा भी नहीं जाता। आज साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। इसमें तुम्हारी वाकई कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह इंस्पेक्टर अबोध होता तो शायद उससे भी इतना तीखा सच चखा नहीं जाता। करेक्ट? मैंने वैसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर जो तुम सोच रहे हो। वे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग के हवाई किले हैं। मतलब तुमने मिस ज्योति का रेप नहीं किया, उसकी असमत के बकिए नहीं उधेड़े? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर गुलशन ग्रोवर तुम्हारे ऊपर इतना तमतमाया हुआ क्यों था? उसने तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया? मुझे नहीं पता। मैं पहले ही कह चुका हूं, यह सवाल तुम्हें गुलशन से पूछना चाहिए था। अब एक काम का मशवरा सुनो बंधु, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। यकीन मानो 1 रुपया भी नहीं लेने वाला मैं उसका। अविनाश के चेहरे को सवालिया निशान ने जकड़ लिया। इंस्पेक्टर अबोध को तुमसे हमदर्दी है बरखुरदार, क्योंकि वह जानता है कि तुम एक सीधे सच्चे इंसान हो। लेकिन उस इंसान को तुमसे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ है, जिसने तुम्हारे खिलाफ इतनी गहरी साजिश को अंजाम दिया है और जो तुम्हारी बर्बादी का तलबगार है। ऐसा कोई शख्स नहीं है इंस्पेक्टर, वह भी केवल तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी पुलिसिया सोच की उपज है। यानी इंस्पेक्टर अबोध को चैलेंज करने का पक्का इरादा बनाए बैठे हो। कहते हुए अबोध का अपने अधगंजे सिर पर फिसलता हुआ हाथ एकाएक स्थिर हो गया था। मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया। खैर, अब आइंदा तुम्हारा क्या इरादा है? कैसा इरादा? मिस जॉनी के 3 मुजरिम अभी जिंदा हैं। वे कौन? राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक। तो इनके कत्ल के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? ना मैंने पहले कभी कोई कत्ल किया है और ना ही मेरा किसी के कत्ल के बारे में कोई इरादा है। हो भी तो उसे मुलतवी कर देना। तुम पता नहीं क्या अंट संट बके जा रहे हो इंस्पेक्टर। चाहो भी तो तुम उनका कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि वे तीनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। तब तीनों? देखा, चौंका दिया ना। अपने इरादों पर पानी फेरता देख सामने वाला ऐसे ही चौंकता है। वैसे यह तुम्हारे लिए सचमुच बुरी खबर है। दरअसल दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक ने सरेंडर कर दिया है और वे दोनों भी इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं, जहां कि तुम उन्हें कत्ल नहीं कर सकते। कहने के साथ उसने गहरी नजरों से अविनाश को स्कैन किया। मैं फिर कहता हूं इंस्पेक्टर, अविनाश अपने अल्फाजों पर बल देता हुआ बोला, मेरा किसी को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो बंधु। इंस्पेक्टर अबोध ने अविनाश का प्रलाप जैसे सुना ही नहीं था। इतना बखेड़ा कर चुकने के बावजूद विश्व के मोहन की मेहरबानी से अभी तुम्हारे ऊपर मुजरिम होने का ठप्पा नहीं लगा है। एक लड़की का बलात्कार और एक आदमी का सरेआम कत्ल कर चुकने के बावजूद अभी तुम बेगुनाह हो। कानूनन तुम पर कोई जुर्म नहीं बन रहा है। यह तुम्हारे लिए बेहद सुनहरा मौका है। इसे मत गंवाओ, बल्कि कैश करो और वापस लौट जाओ। कहाँ वापस लौट जाऊं? अपनी उस दुनिया में जिसमें मिस जॉनी के इंतकाल फरमाने से पहले थे। तुम्हारी वह दुनिया बहुत खूबसूरत है बंधु। उस दुनिया के लुत्फ लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। मेरा यकीन करो, देवता भी उसके लिए तरसते हैं और उसे देखने जब तब मानव योनि में धरती पर आते हैं। जबकि उसके उलट वह दुनिया साक्षात नर्क है जिसकी तरफ तुम बढ़ रहे हो। उस नर्क में मत जाओ। उस नर्क की तरफ बढ़ते अपने पांव वापस खींचने का एक बार इरादा बनाकर देखो। इंस्पेक्टर अबोध को अपने साथ पाओगे। मैं सब कुछ जानने समझने के बावजूद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारी शांत जिंदगी में हलचल मचा दे। यह इंस्पेक्टर अबोध का तुमसे वादा है और दावा भी। अविनाश हैरानी से उसे देखने लगा था। इस तरह हैरान होकर मत दिखाओ बरखुरदार। एक बार फिर अबोध कहता चला गया। अबोध बहुत ही अफलातूनी इंस्पेक्टर है। मैं पहला और आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम्हारी मति बिल्कुल ही नहीं फिर गई है तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना और ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस दरमियान मैं उस शख्स को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाऊंगा जिसे ढूंढ निकालने की ख्वाहिश लिए मिस जॉनी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जो तुम्हें जुर्म के दलदल में ढकेलने का ख्वाहिशमंद है। उस शख्स की बात कर रहा हूं जो तुम्हें जुर्म के दलदल में ढकेलने का ख्वाहिशमंद है।
फिलहाल मैं चलता हूं। तुम सही रास्ते पर चले तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। गुड बाय। एडवोकेट अनिल घोषाल कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। उसके हाथ में आज एक बेहद महत्वपूर्ण केस था। मजे की बात इस बात पर वह मन ही मन खुद भी हैरान था कि वह केस उसके हाथ में क्यों था। अब आते हैं अनिल घोषाल के छोटे से इतिहास पर। वह एक 38 वर्ष का हष्ट-पुष्ट युवक था। उसने करीब 10 साल पहले वकालत की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद करीब 5-6 वर्षों तक वह मुंबई हाई कोर्ट के एक नामी वकील के अंडर में प्रैक्टिस करता रहा था। पिछले 3-4 वर्ष पहले से ही उसने अपनी अलग स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की थी। अपनी इस प्रैक्टिस में लाख प्रयासों के बावजूद वह कोई तीर नहीं मार पाया था, अर्थात एक भी मुकदमा नहीं जीत पाया था। धीरे धीरे वह हर केस हारने वाले वकील के तौर पर जाना जाने लगा। पिछले 2 साल में वह इतने मुकदमे हारा कि गनीमत रही कि उसका नाम सबसे फिसड्डी वकील के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज नहीं हो गया। इस सब के बावजूद अनिल घोषाल ने आस नहीं छोड़ी थी, ना ही उसके उत्साह में कोई कमी आई थी। उसे पूरा यकीन था कि बुरा दौर जल्द ही समाप्त हो जाएगा और वह वकालत की दुनिया में कुछ कर दिखाएगा। इस यकीन का कारण यह था कि उसकी वकालत की दुकान अभी पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी थी। महीने में भूले बिसरे 1-2 केस मिल ही जाते थे। वह प्रत्येक को जीतने की भरपूर कोशिश करता, मगर पता नहीं उसका नसीब खराब था या उसमें बुद्धि ही नहीं थी कि ऐन वक्त पर पटकनी खा जाता। बहरहाल आज अगर उसने कोई ख्याति अर्जित की थी तो वह केस हारने वाले वकील के तौर पर अर्जित की थी और उसे बड़े तथा अहम केस मिलने लगभग बंद हो गए थे। ऐसे में बलात्कार और कत्ल के 3 मुजरिमों का केस जब उसके पास आया तो उसका हैरान हो उठना स्वाभाविक था। ऊपर से वह केस 3 तजुर्बेकार हिस्ट्री सीटर्स का था। सारी रात उसे जीतने के ताने बाने बुनता रहा था वह। अगर यह भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस केस को जीतने के बाद कचहरी में उसकी जो वाहवाह होने वाली थी उसे उसने साक्षात सपने में देखा था। काश उस बेचारे को मालूम होता कि वह केस तो उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हारने के लिए ही उसके हवाले किया गया था, लेकिन आज शायद नसीब उसके साथ था। हुआ यूं कि वह तैयार होकर अभी कोर्ट जाने के लिए निकलने ही वाला था कि कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने रमेश जोशी को खड़े पाया। वह सकपकाया। रमेश जोशी शहर का माना हुआ क्रिमिनल लॉयर था। उसने ऐसे ऐसे केसों को जीत कर दिखाया था जिनमें मुलजिम के बचने के चांस 1% भी नहीं थे। उससे मिलने के लिए काफी पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। वही रमेश जोशी खुद उसके पास आया था, साक्षात उसके सामने खड़ा था। अनिल को तो यकीन ही नहीं आया। आता भी तो कैसे? भला रमेश जोशी उससे मिलने क्यों आएगा? कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था वह? मगर नहीं, यह स्वप्न नहीं था, क्योंकि रमेश जोशी एकाएक मुस्कुराया और मीठे स्वर में बोला, हेलो अनिल, कैसे हो? ठीक हूँ सर, वह हड़बड़ाकर जल्दी से बोला। लेकिन जोशी साहब, आप यहाँ? लगता है कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। रमेश जोशी उसके सवाल पर गौर किए बगैर उसे सिर से पांव तक देखता हुआ बोला। जी हाँ, मैं बस निकलने ही वाला था। लेकिन आप, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर के दरवाजे पर खड़े हैं। शायद तुम्हारे यहाँ घर आए मेहमान को अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है। रमेश जोशी की मीठी मुस्कान में इजाफा हुआ। घोषाल पुनः हड़बड़ाया। गलती का एहसास हुआ। आइए, अंदर आइए सर, वह उसके सामने से हटता हुआ बोला। अंदर आइए प्लीज। रमेश जोशी ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों अंदर पहुंचे। अनिल घोषाल ने उन्हें अपने दड़बे जैसे ऑफिस में 10 साल पुरानी कुर्सी पर बैठाया और चाय की पेशकश की। जोशी ने बेहद विनम्रता के साथ कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मैं जरूरी बात करने यहाँ आया हूँ। अनिल घोषाल के मुंह से कोशिश के बावजूद बोलना फूटा। रमेश जोशी ने ही कहा, लगता है आज तुम्हारे हाथ में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। काफी उत्साह में नजर आ रहे हो। है तो ऐसा ही सर, उसने झिझकते हुए स्वीकार किया। मेरे ख्याल से वह राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक से संबंधित केस है, रेप केस। आपको कैसे पता सर? मुझे तो वह बात भी पता है घोषाल, जो तुम्हें नहीं पता। जोशी के होठों पर रहस्यमय मुस्कान उभरी। और ना ही पता लगेगी।
मैं समझा नहीं सर कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके माथे पर बल पड़ते चले गए थे। समझ जाओगे, जब मैं समझाऊंगा तो क्यों नहीं समझोगे, मगर जब समझ जाओ तो दिल छोटा मत करना मेरे भाई। जी, दरअसल यह केस तुम्हें हारने के लिए ही सौंपा गया है। क्या? उसका मुंह भाड़ की मानिंद खुल गया था। तभी तो कहा था कि दिल छोटा मत करना। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर यह केस सचमुच जीतने के लिए तुम्हें सौंपा जाता तो क्या तुम कोई करिश्मा दिखा सकते थे? मेरा मतलब, तुम इसे जीत सकते थे। माफ कीजिएगा सर, कोई मुलजिम जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? कोई भी आदमी खुद अपना केस क्यों हारना चाहेगा? तुम्हारा यह इकलौता सवाल ही बता रहा है कि तुम आज तक एक कामयाब वकील क्यों नहीं बन सके। अनिल घोषाल तिलमिलाया। सच बहुत कड़वा होता है ना मेरे भाई। आपने मेरे पास आने की जहमत क्यों की जोशी साहब? खुद को अपमानित सा महसूस करते हुए उसने विषय बदला। क्या तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया? उसने तुरंत खुद को थोड़ा सा नियंत्रित किया। कैसी बातें कर रहे हैं जोशी साहब? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जिससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता हो वह शख्स खुद मेरे घर आया है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है? तो फिर मेरी बात का यकीन करो, सामने अगर राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक जैसे सातिर हों तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, धीरज रखो मेरे भाई। रमेश जोशी उसकी बात बीच में काटता हुआ बोला। बातों के इस दौर में मैं वहीं आ रहा हूं जहां तुम मुझे सुनना चाहते हो, मगर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जी पूछिए। सवाल वही है जो मैं तुमसे पहले ही पूछ चुका हूं। दोबारा इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया था। यह कि अगर यह केस सचमुच पूरी ईमानदारी से तुम्हारे पास आता तो क्या तुम कोई करिश्मा करके दिखा सकते थे? मुझे नहीं पता सर, उसने पूरी ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखता। गुड, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं और तुम्हें बताता हूं कि मैं यहां क्यों आया हूं। घोषाल अपलक उसे देखे जा रहा था। मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देने आया हूं। गुरु मंत्र? मेरा वह गुरु मंत्र तुम्हें शर्तिया जिता देगा। क्या? अनिल घोषाल का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। यह वो गुरु मंत्र है, रमेश जोशी ने कहा, जो आज पहली ही पेशी में तुम्हारी जय जयकार करा सकता है और मजिस्ट्रेट को उन तीनों को जमानत देने के लिए मजबूर कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये क्या कह रहे हैं। यकीन कर लो मेरे भाई, जोशी यहाँ तुमसे मजाक करने नहीं आया और ना ही ऐसे मामलों में मैं मजाक करता हूँ। हैरान परेशान अनिल ने पूछा, वह गुरु मंत्र क्या है? रमेश जोशी ने अपने कोट की जेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर अनिल घोषाल के सामने मेज पर डाल दिए। कैसे कागज हैं ये? अनिल घोषाल ने उलझकर पूछा। ये पेपर्स सरकारी लेबोरेटरी ने जारी किए हैं। किस संबंध में? मेडिकल टेस्ट के संबंध में। किसके मेडिकल टेस्ट के? तुम्हारे क्लाइंट्स के। आश्चर्य की ज्यादती के कारण उसका बुरा हाल था। आपका मतलब राजेश सचान, दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक से है? हाँ, लेकिन तुम जो जानना चाहते हो मैं वहीं पर आ रहा हूं। रमेश जोशी ने एक लंबी सांस लेने के बाद कहा। जिस तरह हर इंसान का ब्लड ग्रुप और डीएनए ग्रुप अलग होता है, ठीक वैसे ही हर इंसान के स्पर्म का ग्रुप भी अलग होता है। नीलिमा की लाश से जो स्पर्म बरामद हुआ था, इन तीनों के स्पर्म का मिलान उससे किया गया था। और यह जानकर तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हारे क्लाइंट्स में से किसी के भी स्पर्म का नमूना उससे मिलता हुआ नहीं पाया गया। मतलब साफ है, उन तीनों में से किसी ने नीलिमा के साथ बलात्कार नहीं किया। अगर किया होता तो इस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती। अगर खुद अदालत भी यह मेडिकल एग्जामिन कराएगी तो उसकी रिपोर्ट भी इससे अलग नहीं आएगी। और महज यही एक बात तुम्हारे क्लाइंट्स की बेगुनाही पूरी तरह साबित कर रही है। क्या आप सच कह रहे हैं जोशी साहब? अरे भाई, वह हंसा। मैंने पहले भी कहा, मुझे सीरियस मुद्दों के दरमियान मजाक करने की आदत नहीं है। अगर अदालत मेरे क्लाइंट्स का मेडिकल चेकअप कराती है और नीलिमा की लाश से बरामद स्पर्म से उसका मिलान करती है तो वह मिलते नहीं पाए जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह रिपोर्ट
मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी की है। इसे सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मेरे क्लाइंट निर्दोष हैं। अनिल में उत्साह का ऐसा संचार हुआ जैसे मुर्दे में जान पड़ गई हो। उन्हें झूठा फंसाया गया है, इसमें क्या शक है? रमेश जोशी के होठों पर जीवंत मुस्कान उभरी थी। यह लेबोरेटरी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। लेकिन नीलिमा के नाखूनों से बरामद हुए वे गोश्त के टुकड़े, सब साजिश है। तुम्हारे निर्दोष क्लाइंट्स को फंसाने के लिए उन्हें जबरदस्ती प्लांट किया गया है। मैं समझ गया, थैंक यू सर। ऑल राइट, लेकिन यह सब आपको कैसे मालूम हुआ? लगता है तुम्हें अब कोर्ट जाने की जल्दी नहीं मेरे भाई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जाने भी दो घोसाल। अपने आने का मकसद मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम केवल उसके नतीजे की तरफ देखो, अर्थात छांट छांट कर मीठे मीठे आम खाओ। पेड़ गिनने में टाइम जाया मत करो। फिर भी जोशी साहब, रमेश जोशी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इजाजत चाहता हूँ घोसाल। वह दोनों हाथ जोड़ता हुआ अर्थपूर्ण स्वर में बोला, मुझे भी दरअसल कोर्ट जाना है। आज मुझे भी एक अत्यंत अहम मुकदमे की पैरवी करनी है। नमस्ते। असमंजस के जाल में फंसा अनिल घोसाल खड़ा रह गया, जबकि रमेश जोशी इस तरह रुखसत हो गया जैसे कभी आया ही नहीं था। जानी पहचानी ट्यून सुनाई देने पर विश्व मोहन ने अपना मोबाइल ऑन करके कान में लगाया और सहज भाव से बोला, यस। कैसा है मोहन? दूसरी तरफ से उभरने वाला चंद्र प्रकाश का स्वर उसने साफ साफ पहचाना। चंदर तू? वह चौंका था। ठीक पहचाना मोहन, मैं चंदर ही हूँ। उसके जबड़े भिज गए थे, दिमाग में उथल पुथल मच गई, हलक से गुर्राहट निकली। फोन क्यों किया? तुम्हारी तिलमिलाई हुई आवाज सुनने के लिए। सुन ली हो तो फोन रखूं? रख देना मोहन, इतनी जल्दी भी क्या है? आवाज में जीत का नशा छाया था। पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनाना है? अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने चाल तो निसंदेह बहुत अच्छी चली थी, चंद्र प्रकाश ने कहा। उन तीनों की गिरफ्तारी की सूरत में तेरा बेटा उन्हें कत्ल नहीं कर सकता था, लेकिन क्या? चंदर को यह मंजूर नहीं। क्या मंजूर नहीं तुझे? यही कि वे तीनों तेरे बेटे की पहुंच से बाहर होते। तो मैंने इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया है तूने? उनके पुलिस कस्टडी से बाहर आने का, हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कहा गया, और अविनाश की पहुंच में जाने का। क्या बक रहा है चंदर? तेरे हिसाब से अगर बक रहा हूं तो इसे बकवास समझकर ही सुनो मोहन। चंद्र प्रकाश का लहजा सख्त होता चला गया। तुमने उन तीनों को बचाने के लिए जेल का दरवाजा दिखाया था, मैंने उन्हें मरवाने के लिए उस दरवाजे से बाहर आने का रास्ता दिखा दिया है। आज अदालत में उनकी जमानत होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम रोक सकते हो तो वहां जाकर अपने कस बल निकाल लो। कामयाब हो गए तो कसम खाकर कहता हूं मैं आज ही सुसाइड कर लूंगा। गुड बाय। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विश्व मोहन हतप्रभ सा खड़ा रह गया था। यह अच्छा नहीं हुआ भाटिया, अविनाश ने झुंझलाकर जोर से अपने एक हाथ का घूंसा दूसरे हाथ पर मारा। यह अच्छा नहीं हुआ। दोनों बुजदिलों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गोविंद भाटिया ने उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा, बोला, खुद को संभालो अविनाश। उन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, दुनिया से सरेंडर नहीं किया, जहां से कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। वह तीनों सारी जिंदगी जेल में बंद नहीं रह सकते। एक न एक दिन उन्हें जेल से बाहर आना पड़ेगा, और जिस दिन वे जेल से बाहर आए वही उन हरामजादों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन वे बाहर कब आएंगे? जितने हरामी वे हैं उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 2-4 साल तक जेल में बंद रहने वाले हैं। अगर बाहर नहीं आ पाए, मेरा यकीन कर दोस्त, ऐसा नहीं होगा। वे लोग बहुत जल्द पुलिस हिरासत से बाहर होंगे। अविनाश ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया था। मैं कह रहा हूं भाटिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम पुलिस हिरासत में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अविनाश ने पुनः झल्लाकर अपनी हथेली पर बहुत जोर से घूंसा जमाया। यह इंतजार मेरे सब्र का इम्तहान होगा भाटिया। वह बोला, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर सचमुच ऐसा है तो तुम्हें यह इम्तहान देना होगा।
और इस इम्तिहान में पास होकर भी दिखाना होगा। जब तक वे तीनों हरामजादे जिंदा हैं, नीलम की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भाटिया। भटकती रहेगी मेरी नीलम की आत्मा। वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे अविनाश। तेरा जुनून और तेरे सीने में धधकती इंतकाम की आग उन्हें ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने देगी। फिर भी मैं बहुत आशंकित हूँ। आशंकित किस लिए? सबसे पहली वजह तो वहां इंस्पेक्टर ही है, अबोध। उसे सब कुछ मालूम हो चुका है। तूने खुद बताया कि वह वार्निंग देकर गया है। ऐसे में तेरे लिए वह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे उस इंस्पेक्टर का कोई खौफ नहीं है भाटिया। कानून के पास किसी मुजरिम के लिए फांसी से बड़ी कोई सजा नहीं है, और मुझमें भी अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। अभी तुमने क्या कहा अविनाश? फांसी? एकाएक गोविंद भाटिया गंभीर हो गया। फांसी ही कहा ना तुमने? ये कहा कि मुझे वही चाहिए। तुम्हें याद है ना, एक बार तुमने नीलिमा से अपनी मौत का जिक्र किया था। तुमने उससे पूछा था कि तुम्हारी मौत कैसे होने वाली है। याद आया? सब याद है मुझे। अपनी ही धुन में भाटिया कहता चला गया। और तब नीलिमा ने कहा था कि तुम्हारी मौत फांसी से होने वाली है। मैंने कहा ना, मुझे सब याद है। अविनाश मेरे दोस्त, तेरी नीलम को पामिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। इंस्पेक्टर अबोध भी उसकी पामिस्ट्री का लोहा मानता था। वह किसी के भी भविष्य को साफ साफ देख सकती थी। अपनी मौत के बारे में वह डंके की चोट पर कहा करती थी कि उसकी मौत किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं होने वाली, उसकी मौत गोली से लिखी है। देख लो, उसने कितना सही कहा था। 3 बार रोड एक्सीडेंट में अपनी मौत को डॉस देकर तुम्हारी नीलम जब मरी तो गोली से ही मरी। ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गया यार। मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करो दोस्त। नीलिमा का ज्योतिष आज तक गलत साबित नहीं हुआ। अगर उसने तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी की थी तो उसकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। और देख लो, तुम बर्बादी के उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी मंजिल आखिरकार सजाए मौत है, फांसी है। बल्कि अगर यह भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि तुम खुद ही फांसी के फंदे को चूमने के लिए मरे जा रहे हो। फांसी का ऐसा तलबगार मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर मेरी नियति में सजाए मौत लिखी है तो दुनिया की कोई भी ताकत इस नियति को बदल नहीं सकती दोस्त। और जो अटल है, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? क्यों खोपड़ी खपा रहे हो उसमें? यानी अपनी मौत को तूने स्वीकार कर लिया है। अपने किसी भी अंजाम का तुझे कोई खौफ नहीं। वह टूटे स्वर में बोला। नीलम के बाद अब दिल में अकेले जीने की चाह नहीं बची है दोस्त। और तेरे पिता, उनके बारे में भी तूने कुछ सोचा है? जिनके जीने का इकलौता सहारा ही केवल तू है। जब तक नीलम की मौत का इंतकाम अधूरा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी लाश है। भाटिया के होठों से एक सर्द आह निकली। वह समझ गया कि अविनाश सचमुच एक जुनून के हवाले है। ऐसे जुनून के हवाले जिसमें फंसे शख्स को सचमुच और कुछ नजर नहीं आता। अविनाश बोला, तुम अपनी दूसरी शंका जाहिर करो। गोविंद भाटिया गहरी सांस भरता हुआ बोला, मेरी दूसरी शंका उन तीनों को लेकर है। वह क्या? बाहर आने के बाद वे पलटवार कर सकते हैं, बल्कि जरूर करेंगे। तू समझ रहा है ना अविनाश, वे निश्चित रूप से तुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसी ही कोशिश ना जैसी गुलशन ने की थी। भाटिया हड़बड़ाया। अविनाश अपने एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, उन तीनों के बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है भाटिया। मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि वे हरामजादे क्या क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। गुलशन के वक्त के हालात दूसरे थे दोस्त। तब इंस्पेक्टर अबोध हर सच से नावाकिफ था, इसलिए तुम्हारी दलील चल गई। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि इतिहास दोहराया जा सकता है। जिस तरह तुम सोच रहे हो उस तरह से इतिहास दोहराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर भी जाने दो भाटिया। जहां तक उस इंस्पेक्टर की बात है तो उससे मुझे केवल एक ही खतरा है। वह मुझे वाच करने का इंतजाम कर सकता है। मेरी निगहबानी की बात उसके जहन में आ सकती है। यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें भी सावधान रहना होगा। मैं सावधान हूं।
आज अदालत में उन तीनों हरामजादों की पेशी है। अपने लिए अनिल घोषाल नामक उस वकील को अरेंज करके उन हरामियों ने वैसे तो अपने आइंदा इरादों की चुगली कर दी है, फिर भी मुझे आज के मुकदमे की कार्रवाई का इंतजार है और यह तभी मुमकिन होगा जब मेरा अपना कोई आदमी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। तो तू चाहता है कि मुझे अदालत में मौजूद होना चाहिए? हाँ, अविनाश की आंखें अंतरिक्ष में स्थिर हो गई थी और आज अदालत में जो कुछ भी हो वह मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, भाटिया ने ठंडी सांस भरी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज मैं अदालत में मौजूद रहूंगा। गुड। अविनाश संतुष्ट नजर आने लगा था, आंखों में ज्वाला थी, ज्वाला। एसआई इंद्रजीत गुप्ता इंस्पेक्टर अबोध के सामने पहुंचा। आपने मुझे बुलाया सर? प्रोटोकॉल के तहत इंद्रजीत अबोध को सैल्यूट मारने के बाद बोला। हाँ भाई इंद्र के जीत, अबोध ने अपने अधगंजे सिर पर दस्तक देते हुए कहा। यह गुस्ताखी की तो है मैंने। कैसी बात कर रहे हैं सर, यह गुस्ताखी नहीं है। आप मेरे सीनियर हैं, आपको मुझे बुलाने का हक है। अच्छा, इतने पते की बात बताने का शुक्रिया। लगता है सर आज आप मेरी खिंचाई करने के मूड में हैं। नहीं इंद्र के जीत, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। आदेश कीजिए सर। तुम्हें पता है आज उन तीनों की अदालत में पेशी है और मैं थोड़ी देर बाद उन्हें लेकर अदालत रवाना होने वाला हूँ। यस सर। दिलीप दत्त और अब्दुल मलिक ने जिस वक्त सरेंडर किया था उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि यह सरेंडर असल में उनकी एक चाल है और अविनाश से खौफ खाकर उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर किया है। लेकिन जब पता लगा कि कोर्ट में अपने डिफेंस के लिए उन्होंने एक ऐसे फिसड्डी वकील को खड़ा करने का फैसला किया है जिसके नाम केस हारने का रिकॉर्ड है, तो असली बात मेरी समझ में आई। असली बात? वह क्या सर? यही कि वह तीनों रिहाई के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। वे अभी जेल में ही रहना चाहते हैं। अविनाश के कहर से बचने की उनकी यह चाल लाजवाब थी भाई इंद्र के जीत। लेकिन इंद्रजीत की आंखों में सवालिया निशान गिजगिजाने लगे। लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ उसने मुझे बता दिया कि उस लड़के ने उनकी इस चाल पर चोट कर दी है। सुबह क्या हुआ सर? एडवोकेट रमेश जोशी का नाम सुना है? एडवोकेट रमेश जोशी, वह क्रिमिनल लॉयर? करेक्ट। उसका नाम किसने नहीं सुना सर? वह इतना बड़ा वकील है जो आज तक कोई केस भी नहीं हारा। पर उस एडवोकेट का जिक्र आप यहाँ किस लिए कर रहे हैं? उन तीनों का वकील तो। इंद्रजीत की बात पूरी होने से पहले ही अबोध बोला। वह पहुंचा हुआ वकील आज सुबह थके हुए वकील अनिल घोषाल के घर गया था और करीब आधे घंटे तक वहीं रहा था। जोशी घोषाल के घर गया था? चौंक गए ना? मैं भी चौंका था, अभी तक चौंका हुआ हूं। लेकिन यह 100% पक्की खबर है प्यारे इंद्र के जीत। वह फन्ने खां क्रिमिनल लॉयर वकीलों के नाम पर कलंक घोषाल के दड़बे पर गया था और उसने काफी देर तक उससे अकेले में गुफ्तगू भी की। उस गुफ्तगू के बारे में तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अगर अबोध का ख्याल गलत नहीं है तो उसने उस फिसड्डी वकील घोषाल को कोई नुक्ते वाली बात बताई है। कैसी नुक्ते वाली बात सर? जिससे हमेशा हारने वाला वकील आज कोर्ट में कोई करिश्मा करके दिखा सके। वो करिश्मा उन तीनों की बेल करा लेना हो सकता है। यह नामुमकिन है सर। उन तीनों के खिलाफ हमारे पास मजबूत सबूत है। अदालत कभी उनकी जमानत मंजूर नहीं करेगी। लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरा ख्याल उनसे ऊपर है और वह ख्याल यह है कि कोर्ट में वकील लोग हमारे किए कराए पर पानी फेरने में माहिर होते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि रमेश जोशी उन तीनों की जमानत कराने में कामयाब हो सकता है? पता नहीं कौन से स्कूल का पढ़ा हुआ है कमबख्त, वह हमारी सभी उम्मीदों से आगे निकलकर कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा है सर तो यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए तो फिक्रमंद हूं प्यारे इंद्र के जीत। किसके लिए फिक्रमंद है? उस तिकड़ी के लिए। वह पागल लड़का उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप अविनाश की बात कर रहे हैं सर? तुम किसकी समझे? मेरा नजरिया थोड़ा अलग है सर। उगलो। चिंता हमें अविनाश की करनी चाहिए। वजह है वे तीनों कुख्यात मवाली हैं, मरने मारने में एक्सपर्ट, जबकि अविनाश नहीं सर। अकेला अविनाश उन तीनों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि
वे तीनों अकेले अविनाश के लिए खतरा हैं। अविनाश अकेला नहीं है इंद्रजीत, कौन है उसके साथ? उसका जुनून, उसका जोश। और याद रखना इंद्रजीत, आदमी अगर जुनून और जोश के हवाले हो तो वह अकेला ही सारी दुनिया पर भारी पड़ता है। विश्व के मोहन का कपूत भी कमजोर नहीं था, लेकिन उसने एक ही झटके में उसका खेल खत्म कर दिया। यह काम अविनाश ने नहीं, उसके जोशो जुनून ने किया था। लेकिन सर, यदि अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो जाती है तब तो उन पर हमारा कोई होल्ड नहीं रह जाएगा। ऐसे में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? यही तो इंस्पेक्टर अबोध सोच रहा है। क्या सोचा आपने? इस लड़के पर नजर रखनी होगी। अविनाश पर? हाँ, ओके। मैंने उसे बहुत समझाया था प्यारे इंद्रजीत कि वो बाज आ जाए। अगर वह बाज आ जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और उसे माफ कर दूंगा, लेकिन वह बाज नहीं आया। इंस्पेक्टर अबोध की बातें उसने हवा में उड़ा दी। यह मेरे लिए बड़ी तौहीन की बात है। आप क्या चाहते हैं सर? इंद्रजीत ने बड़ी गंभीरता के साथ सहमति में सिर हिलाते हुए पूछा। वह तो अभी खुद मुझे ही नहीं पता, लेकिन फिलहाल उस लड़के का हर पल हमारी नजरों में रहना जरूरी है। वह क्या करता है, कहाँ आता जाता है, किससे मिलता जुलता है, इन तमाम बातों की हमें वैसे ही खबर होनी चाहिए जैसे दाई को पेट की होती है। मैं समझ गया सर, इंद्रजीत ने तत्परता के साथ कहा। अभी बंदोबस्त करता हूँ, आपको उसके पल पल की रिपोर्ट मिलेगी। एक बात और। कहिए सर। उसके बापूजान को भी बाज करने का बंदोबस्त करो। चंद्रप्रकाश को? इंद्रजीत थोड़ा चौंका। मेरे ख्याल से उसके बापूजान का यही नाम है। उस पर आपको किस किस्म का शक है? अभी सवाल मत करो प्यारे इंद्रजीत, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का माकूल जवाब नहीं दे सकूंगा। लेकिन यह चंद्रप्रकाश नाम का जानवर, मेरा मतलब किरदार, उतना साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा जितना कि होना चाहिए। इसके किरदार में कहीं कुछ ऐसा है जो इंस्पेक्टर अबोध के दिलो दिमाग में फांस बनकर चुभ रहा है। लिहाजा उसकी निगहबानी का भी तुम्हें पुख्ता इंतजाम करना होगा। हो जाएगा सर। शुक्रिया इंद्रजीत, कहने के साथ अबोध ने कुर्सी छोड़ दी और इंद्रजीत को सस्पेंस में फंसा छोड़कर अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही विराम लेता है। इसके आगे की कहानी आपको Naukri.com के 5वें एपिसोड में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा और मेरी खुराक मुझे देते जाए रहिए, अर्थात कमेंट्स और लाइक, क्योंकि अभी तक मुखिया से लेकर अब तक का जो सफ़र है मेरा, उसमें मेरे लाइक की संख्या अभी 100 पार नहीं कर पाई है। तो कृपया करके मुझे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।